प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। कक्षा 10 के पद परिचय विषय से आज मैं आपको अवगत कराऊंगी। व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए और इस पद परिचय की जानकारी के लिए आपको संपूर्ण ग्रामर के व्याकरण के जो विषय हैं, संज्ञा, सर्वनाम, इन सब का परिपूर्णता से ज्ञान होना चाहिए। यानी कि बहुत अच्छी तरह से यदि आपको ये सब भेद आते होंगे तभी आप अच्छे से पद परिचय को कर सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जब हम किसी भी वाक्य को बनाते हैं तो वो कई शब्दों के जोड़ से बनता है और जब वो शब्द किसी वाक्य से जुड़ जाता है तो उसकी जो कार्य करने की शक्ति है वो अकेली नहीं रहती बल्कि वो पूरे वाक्य के अनुसार ही कार्य करता है। जैसे मैंने कहा राम, अगर मैं अकेला इसको बोलूंगी तो राम से किसी का भी अंदाजा लगा सकते हो, भगवान राम भी हो सकते हैं, राम कोई बच्चा भी हो सकता है। लेकिन जब मैंने कहा कि राम दशरथ के पुत्र हैं तो यहाँ पर राम दशरथ के पुत्र हैं वाक्य के अन्य शब्दों के अनुसार ही कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर राम शब्द ना होकर उसका नाम बदल जाता है, उसे हम पद कहते हैं। यानी कि शब्द जब अकेला कार्य ना करके वाक्यों के अनुसार अन्य शब्दों के अनुसार कार्य करता है उसे हम पद कहते हैं। अब यहाँ पर हम पद परिचय में, जैसे हम सबका भी अपना अपना परिचय होता है। जब हम घर में होते हैं तो हम बेटी, भाई, बेटा, ये सब परिचय है। जब हम विद्यालय में होते हैं तो हमारा विद्यार्थी और हमारा नाम और हमारी कक्षा और इन सब चीजों के हमारा परिचय अलग बदल जाता है। जब हम देश से बाहर जाते हैं तब हमारा भारतीयता के नाम पे, हम इस शहर के नागरिक हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारा नाम ये है और हम भारत से आए हैं, हमारे परिचय की शब्दावली बदल जाती है। ऐसे ही प्रयोग के आधार पर पदों का परिचय भी परिवर्तित होता है और आज हम उन्हीं पदों से आपका परिचय करवाएंगे। सबसे पहले पद परिचय को करने से हमें व्याकरण के जो अन्य मूल इकाइयां हैं, जो विशेष भेद हैं, उनको हमें जरूर सीखना चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रही हूँ क्योंकि इनको जाने बगैर हम पद परिचय कभी भी नहीं कर सकते। सबसे पहले हम संज्ञा की बात करते हैं। संज्ञा यानी कि नाउन। संसार की सभी चीजें जिनको आपने कोई नाम दिया है वो संज्ञा कहलाती हैं। जिस संसार की कोई भी नामित वस्तु यानी कि जो भी नाम किसी को आपने दिया है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जब हम उनको कैटेगरी वाइज अलग अलग कर लेते हैं तो वो 3 भागों में बट जाती हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक। जातिवाचक के 2 भेद हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अगर आप इनके अंतर्गत आने वाले शब्दों को भी लिखेंगे तो आप जातिवाचक लिखेंगे तब भी आपको अंक मिलेंगे। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जब किसी व्यक्ति की निजी पहचान को उजागर किया जाता है, मान लीजिए शहर है आगरा और आपके सामने आगरा और शहर दोनों चीजें रखी गयी, तो आगरा तो व्यक्तिवाचक हो गया और शहर जातिवाचक हो गया। लड़का जातिवाचक, चूँकि वो सारे लड़कों की कम्युनिटी की बात कर रहा है। विद्यार्थी, कोई भी जानवर यानी कि, और जब जानवरों में जैसे मान लीजिए अगर मैंने हाथी का नाम लिया तो वो जातिवाचक हो गया और यदि मैंने ऐरावत का नाम लिया तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। कामधेनु व्यक्तिवाचक और गाय जातिवाचक, लड़की जातिवाचक और कोई भी नाम वीणा व्यक्तिवाचक। तो इस तरह से जब हम किसी की पहचान उसके व्यक्तिगत रूप से नाम लेकर बता देते हैं तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक होता है और यदि हम उस जाति की बात करते हैं तो वहाँ पर जातिवाचक होता है। द्रव्यवाचक में आप जब किसी भी चीज की बात करते हैं, स्टील है, लोहा है, प्लास्टिक है, सोना है, चांदी है, फर्नीचर है, लकड़ी है, ऊन है, कोई भी वस्तु, जब आप उस वस्तु का जिक्र करते हैं तो वो संज्ञा ही रहती है लेकिन वो जातिवाचक में द्रव्यवाचक का भेद बन जाती है। थिंग्स की बात जब हम करते हैं। दूसरा है समूहवाची, जैसे दरबार हो गया, सभा हो गई, कक्षा हो गई, सेना, टीम, भीड़, दल, ये सभी समूह है। ये एक ग्रुप में काउंट किए जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यदि आप इसको जातिवाचक भी नाम देंगे तब भी आपको अंक प्राप्त होंगे। तीसरी है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जब हम भावनाओं की बात करते हैं, जब किसी वस्तु या गुण, धर्म, दोष, उसका स्वभाव, उसकी अवस्था, उसके भाव, उसकी कल्पना की बात करते हैं तब वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। सुंदरता, महानता, बुढ़ापा, यौवन, मोटापा, क्रोध, प्रार्थना, चतुराई, प्यार, बेईमानी, ये सब भाव हैं। बेईमान व्यक्ति हो गया लेकिन बेईमानी भाव हो गया। ईमानदार व्यक्ति हो गया और
ईमानदारी भाव हो गई। तो इस तरह से संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हम आते हैं सर्वनाम की तरफ। जब संज्ञा का प्रयोग नहीं होता तभी हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब यदि संज्ञा आप छाट रहे हैं तो वहाँ सर्वनाम नहीं आएगा, यदि सर्वनाम है वहाँ पर तो संज्ञा नहीं आएगी। सर्वनाम में जब आप उसके 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं, हम उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, तुम मध्यम पुरुष और वे अन्य पुरुष। यानी कि जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम लिखेंगे तो हमें उसके तीनों भेदों का भी जिक्र करना पड़ेगा। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जिन घटना, वस्तु, व्यक्ति के बारे में आप श्योर होते हो, निश्चित होने का भाव का बोध होता है, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम को हम कहते हैं। और इसमें हम यह, वह, इस और उस, इसी को हम संकेतवाचक भी कह सकते हैं कि हम उंगली का इशारा करते हैं यह किताब मेरी है, तो यह यहाँ पर निश्चित श्योर की बात आ गई है ना, तो इसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी वस्तु के स्थान पर हम यह का प्रयोग करें, वह का, इसका और उसका प्रयोग करें। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें किसी वस्तु या व्यक्ति का आभास तो रहता है, परंतु निश्चय पूर्वक बताना कठिन होता है कि आखिर वो कौन है और वो कौन सी वस्तु है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में इस तरह का अनिश्चय पूर्ण व्यवहार होता है तब वहाँ पर हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि आपको कोई बुला रहा है, अब बुलाने वाला व्यक्ति हो सकता है लेकिन कौन है हम नहीं जानते, इसलिए हमने अनिश्चय, हम श्योर नहीं है आपको कोई बुला रहा है, कुछ तो जरूर है, यानी कि कोई बात है, दाल में कुछ तो गिरा है और बाहर कोई तो खड़ा है। यहाँ पर ये हो गए कोई, कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर कर रहे हैं। चौथा सर्वनाम का भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें जब हम किसी भी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न करते हैं कि वो क्या था, कौन था और क्या, कौन सा, कौन सी, इन शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं कि मेरे साथ कौन चलेगा, इसका आपको जवाब मिलेगा। जब आप किसी वाक्य को कहते समय उत्तर की अपेक्षा रखते हैं तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। बताइए आपको क्या क्या पसंद है, आपको कौन पसंद आया, आपको कौन सी चीज चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, जितने भी प्रश्न आप खड़े करते हैं और उन प्रश्नों को पूछने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। पांचवा सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो प्रधान उपवाक्य में आए सर्वनामों के साथ आश्रित उपवाक्यों का संबंध जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि जो वाक्य का दूसरा हिस्सा है, उपवाक्य जिसे हम कहते हैं, उसमें जो संज्ञा है उसका संबंध प्रधान वाक्य की संज्ञा से होता है और उसके स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते थे। अब फिल्म है और जिसको तुम देखना चाहते थे, तो हमने फिल्म के स्थान पर उसको जिस शब्द से जोड़ा है, तो यहाँ पर हमने संबंध जोड़ दिया जिसका फिल्म से। जो झूठ बोलता है वह कभी सुखी नहीं रहता, तो कौन सुखी नहीं रहता, जो झूठ बोलता है, यानी कि कोई व्यक्ति। और हमने झूठ बोलने का और सुखी ना रहने वाले का संबंध सर्वनाम से जोड़ दिया। मुझे वही किताब लाकर दो जो पिताजी ने दिलवाई थी, तो किताब की जगह पर जो पिताजी ने दिलवाई थी हमने जो का किताब से संबंध जोड़ दिया। ये हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। अंतिम है निज। निज माने अपना। जब आप खुद के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग करते हो, मैं खुद कर लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं स्वयं ही कर लूंगा, आप ही आप कर लूंगा, तो इन सर्वनामों का प्रयोग आप स्वयं के लिए जब करते हैं तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। आप विशेष ध्यान रखिएगा कि संज्ञा है तो सर्वनाम नहीं आएगा और अगर सर्वनाम दिया है तो संज्ञा नहीं आएगी। लेकिन एक स्थिति ऐसी है जहाँ संज्ञा और सर्वनाम दोनों आते हैं, उसे हम विशेषण के भेदों के अंदर भी देखते हैं। अब हम आते हैं तीसरा भेद, विशेषण। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है और वो हमारी संज्ञा, मतलब इस विशेषता को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक। यानी कि पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हम संज्ञा की उन विशेषताओं को बताते हैं जो चाहे अच्छी बुरी कैसी भी हो। जैसे वह काला कुत्ता है, यह कमीज सफेद है, वह ताजा फल है, वह सुंदर दिख रही है, यानी कि
वह बहुत बुरी है। कोई भी विशेषता वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण में लेकर आते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जब हम संख्या को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 5 लोग आ जाइए, 5 फल ले आइए और इस तरह से 10 किताबें दे दीजिए, थोड़ी सी किताबें ले आइए या थोड़ा सा सामान ले आइए या थोड़े से फल ले आइए। यानी कि जिन चीजों को, जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं, उन्हें अगर हम श्योर हैं कि 10 किताब हैं तो हम श्योर हैं 10 ही किताब हैं, 5 लोग हैं तो 5 ही लोग हैं, यहाँ श्योर हो आप। तो ये हो गया निश्चय संख्यावाचक विशेषण। अगर आप कहते हो कुछ लोगों को बुला लाओ, तो यहाँ लोग श्योर नहीं है कि कितने लोग हैं, आप गिन तो सकते हो, तो ये आएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जब आप किसी चीज को गिनते नहीं हो बल्कि तोलते हो, और तोलने में वो या तो फिक्स्ड होते हैं, 5 किलो आटा, 4 लीटर दूध या थोड़ी सी चीनी, 4 दाने चीनी। अब जैसे किसी ने कहा कि 4 दाने चीनी देना, तो वहाँ 4 दाने आप गिन कर नहीं देते, बोला जाता है सिर्फ, लेकिन वहाँ पे कुछ इतना हिस्सा होता है जिसे आप तोलते नहीं हो, यानी कि थोड़ा सा, मेरे लिए थोड़ा सा दूध बचा देना। तो यह थोड़ा सा दूध, कितना दूध, क्वांटिटी फिक्स्ड नहीं है। जहाँ फिक्स्ड होता है 5 किलो आटा ले आना, और जहाँ थोड़ा सा दूध मुझे दे देना, 4 लीटर, 10 लीटर और थोड़ा सा दूध मेरे लिए चाय के लिए बचा देना। कितना बचा देना नहीं पता। तो यहाँ पर ये से हम कहते हैं जो फिक्स्ड है निश्चित परिमाणवाचक, जिन्हें हम तोलते हैं, और जो फिक्स्ड नहीं है उन्हें हम कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। अब है लास्ट सार्वनामिक विशेषण। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर देखिए संज्ञा जहाँ आता है वहाँ सर्वनाम नहीं आता, और जहाँ सर्वनाम आता है वहाँ संज्ञा नहीं आती। लेकिन एक स्थिति ऐसी है जहाँ सर्वनाम संज्ञा के साथ आता है और वही सर्वनाम उस संज्ञा की विशेषता बताता है। यानी कि सर्वनाम शब्द संज्ञा को अपने साथ लेकर आता है और उसी की विशेषता वो बताता है। तो यहाँ पर और हमेशा सार्वनामिक शब्द संज्ञा से पहले होगा। जैसे यह मेरा घर है, यहाँ पर यह तो सर्वनाम हो गया और मेरा घर, यानी कि घर हो गया हमारा विशेष्य और मेरा हो गया उसका विशेषण। तो ये हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण, यह सर्वनाम है। लेकिन अगर यही चेंज हो जाता कि मेरा यह घर है, तो यहाँ मेरा सर्वनाम हो जाता जो मैं अपने स्थान पर कर रही हूँ, और यह घर है, यह यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाता। अगर इनकी प्लेसिंग चेंज हो जाती, संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आकर उसी संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी किताब, आपका बेटा, किसी का मकान, किसी की कमीज, किसी की किताब, मेरी, आप, मेरा, आपका, किसी का, कौन सी, कोई, यानी कि जब हम उस शब्द को उस संज्ञा से पहले लाते हैं और उसी संज्ञा की विशेषता के लिए प्रयोग करते हैं। यह किताब मेरी है, तो यहाँ पर यह किताब, यह सार्वनामिक विशेषण हो गया जो किताब की विशेषता बता रहा है, और किताब यहाँ पर विशेष्य हो गई। मेरी है, मेरी सर्वनाम हो गया। तो इस तरह से जब संज्ञा से पहले आकर वही सर्वनाम उसी संज्ञा की विशेषता बताता है, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब हम आते हैं क्रिया। क्रिया के 2 भेद हैं, पहला तो कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक में अ माने नहीं, कर्म माने कर्म, यानी कि जब किसी वाक्य को करते समय वहाँ क्रिया अकर्मक होती है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। और अकर्मक क्रिया की पहचान होती है कि उस क्रिया को करते वक्त उसका प्रभाव सिर्फ कर्ता के ऊपर पड़ता है। जैसे हम हैं, हम सोते भी हैं तो हम खाते भी हैं। खाना सकर्मक क्रिया है और सोना अकर्मक क्रिया। चलना अकर्मक क्रिया, क्योंकि चलने का प्रभाव सिर्फ हमारे ऊपर पड़ता है, हम जहाँ चल रहे हैं उस स्थान को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जिन क्रियाओं में आप प्रश्न करते हो क्या से और आपको कोई संभावित संज्ञा में उत्तर नहीं मिलता, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। लेकिन जब आप प्रश्न करते हो क्या और किससे या किसको, जैसे राधा पत्र लिखती है, तो क्या लिखती है, आपको जवाब मिला पत्र लिखती है, ये पहला ऑब्जेक्ट आपको मिल गया। और किसको लिखती है, पिताजी को लिखती है, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट आपको मिल गया। यानी कि आप जब पद परिचय में क्रिया को करेंगे तो क्रिया में क्या से प्रश्न करेंगे, तो यदि आपको उत्तर मिलता है तो आप सकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में एक कर्म होता है और द्विकर्मक क्रिया में 2 कर्म होते हैं। और अकर्मक क्रिया में
क्रिया का प्रभाव सिर्फ कर्ता के ऊपर पड़ता है। बच्चा सोता है तो सोने का प्रभाव सिर्फ बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। अच्छा, और यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे वह बात कर रहे हैं तो बात करने का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन मैंने कहा मुनि उपदेश दे रहे हैं, तो आपने प्रश्न किया क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या का जवाब, यानी कि उपदेश साधारण बातचीत नहीं होगी, किसी एक विशेष फॉर्मेशन में बनी हुई बात को हम उपदेश कहते हैं। जैसे नाच और नृत्य, वह नाच रही है और वह नृत्य कर रही है, दोनों के शब्दों के प्रयोग से उसका पद परिचय डिफरेंट हो जाएगा। कि नाच रही है तो नाचने का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा, वो कैसे भी नाच सकती है। लेकिन नृत्य कर रही है, नृत्य की एक फॉर्म है, किसी एक विषय में वो एक जैसे विधा है, नृत्य की अन्य विधाओं में से, अनेक विधाओं में से वो किसी एक विधा में नृत्य कर रही है, तो उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। क्या नाच रही है में कोई जवाब नहीं मिला, क्या कर रही है? नृत्य कर रही है, आपको जवाब मिला। यहाँ पर नृत्य आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। नेता बात कर रहे हैं और नेता भाषण दे रहे हैं, तो भाषण एक विधा हो गई जो स्पीकिंग के तरीके को डिफरेंट बनाती है। तो यहाँ पर उस भाषण पे अच्छा बोलेंगे बुरा बोलेंगे, भाषण पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए जहाँ पर कर्ता पर ही प्रभाव पड़े वो तो अकर्मक क्रिया होती है। क्रिया का प्रभाव जब सिर्फ कर्ता पर पड़ता है अकर्मक क्रिया, और जब हम उस क्रिया का प्रभाव हमारे किसके ऊपर पड़ता है? कर्म के ऊपर पड़ता है, तो वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे चलना फिरना, दौड़ना, भागना, हंसना, रोना, मुस्कुराना, इनका प्रभाव सिर्फ कर्ता के ऊपर पड़ता है, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। लेकिन कुछ क्रियाएं हमेशा सकर्मक रहती हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, लेना, देना, मारना, पीटना। क्या किसी को मारना बिना किसी ऑब्जेक्ट के संभव होगा? अब आपसे प्रश्न किया जाए आप क्या खा रहे हो, आपने जवाब दिया कुछ नहीं खा रहे हम, लेकिन क्या संभव है खाने की क्रिया बिना किसी ऑब्जेक्ट के हो जाए? ऐसा कभी भी संभव नहीं है। हाँ, ये बात है कि आप क्या खा रहे हो, आपने जब कह दिया मैं सेब खा रहा हूँ, तो यहाँ प्रत्यक्ष कर्म दिख रहा है, और कहीं कहीं पर उस कर्म को वाक्य में छिपा दिया जाता है। मैं खा रहा हूँ तो कुछ तो खा रहा हूँ, लेकिन वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है, तो इसे भी हम सकर्मक क्रिया ही कहेंगे। अच्छा, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जैसे हम सकर्मक तो है लेकिन उसे अकर्मक की तरह लिखते हैं, और इसको हम कहते हैं व्युत्पन्न अकर्मक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं किताब पढ़ रही हूँ, यहाँ किताब पढ़ने की क्रिया वर्क कर रही है और किताब पर उसका प्रभाव पड़ेगा, पन्ने कम ज्यादा होंगे। लेकिन जब मैंने आपको कहा कि मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, तो यहाँ सिर्फ आप उसकी दशा या स्थिति की बात कर रहे हैं, यहाँ वो प्रेजेंट में क्रिया वर्क नहीं कर रही है, आप सिर्फ उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया को जब आप अकर्मक के रूप में लिखते हो तब हम उसे व्युत्पन्न अकर्मक कहते हैं। क्रिया का प्रकार कर्म के आधार पर। अब मैं आपको बताती हूँ रचना के आधार पर हमारी कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया है यौगिक क्रिया। यौगिक शब्द से जैसा आपको लगता है दो क्रियाएं एक साथ योग में आती हैं और दोनों मिलकर ही मुख्य क्रिया का काम करती हैं। पहली क्रिया पूर्णकालिक होती है जिसमें कर का लोप हो जाता है। ये लोप हो जाता है यानी कि वो खत्म हो जाता है, कर उसमें नहीं लगता, और वो दोनों क्रियाएं ही काम करती हैं। जैसे वह सामान रख गया, तो यहाँ पर रख गया यौगिक क्रियाएं हैं, दो क्रियाएं साथ में आई हैं, उसने रखा भी और वो गया भी, यानी कि पहले एक क्रिया की उसने, फिर उसके बाद जस्ट दूसरी क्रिया उसने संपन्न की। मुझे सामान ले जाना है, मुझे सामान लेना भी है और फिर लेकर जाना भी है। तो यहाँ दो क्रियाएं जब होती हैं और दोनों एक साथ आती हैं और दोनों मिलकर ही मुख्य क्रिया का काम करती हैं, वहाँ पर यौगिक क्रिया होती है। मैंने पत्र लिख भेजा, मैंने पत्र लिखा भी और फिर भेजा भी, तो मैंने दोनों कार्य मुख्य क्रिया की तरह किए हैं, इसे हम यौगिक क्रिया कहते हैं। दूसरी है संयुक्त क्रिया। यहाँ पर भी दो क्रियाएं एक साथ आती हैं, परंतु समस्त क्रिया से विपरीत यहाँ क्रिया का मुख्य अर्थ केवल पहली क्रिया के द्वारा ही बताया जाता है। जैसे कोई वह भाग गई, तो भागी या गई, यहाँ दो क्रियाएं साथ तो आ रही हैं, लेकिन केवल भागना ही कार्य कर रही है, गई काम नहीं कर रहा, क्योंकि गई का अर्थ हमारी भागने से पूर्ण हो रहा है। वह मर गई, तो मरी या गई, मरने की क्रिया की है, गई तो उसके साथ में आ गया। यानी कि जब हम दो क्रियाओं को साथ में लेते हैं और दूसरी क्रिया सिर्फ उसकी सहायता करती है, उस क्रिया को हम रंजक क्रिया कहते हैं, और ये क्रिया होती है हमारी संयुक्त क्रिया। इसमें केवल जो पहली क्रिया है वो ही कार्य करती है मुख्य क्रिया की तरह, दूसरी क्रिया सिर्फ उसका साथ देती है, उसको एक विचित्र भाव उत्पन्न करती है, वहाँ पर उसका कोई कार्य नहीं होता। आ जाना, आप आ जाना, तो आओगी या जाओगी, वे आ गई, आई या गई, तो आना, आ
कार्य करता है, और आ जाना। यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में पहली क्रिया ही केवल कार्य कर रही है, कर लेना, आप इस कार्य को कर लेना। तो करना या लेना, यहाँ पर कर शब्द जो क्रिया का है केवल वही मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करता है, बाकी दूसरी क्रिया इसके साथ वाली रंजक क्रिया के नाम से जानी जाती है। और जब हम इसका पद परिचय करेंगे तो हम इसे दोनों को अंडरलाइन करेंगे और इसे संयुक्त क्रिया बताएंगे। तीसरी है समस्त क्रिया। समस्त धातुएं दो क्रियाओं के योग से बनती हैं और दोनों क्रियाओं का मिल जाने के कारण, जैसे द्वंद्व समास आपने पढ़ा था, बीच में डैश लगता है, यानी कि बारी बारी से दोनों कार्य करते हैं। तो यहाँ पर समस्त क्रिया में दो क्रियाएं एक साथ होती हैं और दोनों कभी पहली हो गई तो कभी दूसरी हो गई, फिर पहली हो गई फिर दूसरी। जैसे वह आजकल लिख पढ़ नहीं रहा, लिख नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा। वह नाच गा रही है, नाच भी रही है और गा भी रही है। कभी वो नाच लेती है, कभी वो गा लेती है, कभी वो दोनों कार्य को साथ में कर लेती है, यानी कि बारी बारी से दोनों क्रियाएं वर्क करती हैं। वह उठ बैठ सकती है, उठती है और बैठती है, फिर बैठ गई, फिर उठ गई, फिर उठ गई, फिर बैठ गई। तो इस तरह से जब बारी बारी से दोनों क्रियाएं वर्क करती हैं, उसे हम कहते हैं समस्त क्रिया। चौथी है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में जब हम संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम शब्दों को, जैसे शर्म है, उसमें ना प्रत्यय लगा दिया, शर्माना, अब हमारी नाम धातु क्रिया बन गई। लालच, ललचाना, है ना, अपना, अपनाना। मुख्य क्रियाओं में, विशेषण शब्दों में, सर्वनाम में जब हम ना लगा देते हैं तो वहाँ पर वो नाम धातु क्रिया बन जाती है। प्रेरणार्थक क्रिया, जब हम किसी को किसी कार्य को करने की प्रेरणा देते हैं, जैसे माँ बच्चे को सुला रही है, तो माँ यहाँ बच्चे को प्रेरणा दे रही है, सोने का कार्य कर रही है, और माँ आया से बच्चे को सुलवा रही है। तो यहाँ पर माँ ने आया को बोला और आया ने बच्चे को सुलाने का कार्य किया, यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया, और माँ बच्चे को सुला रही है, यानी कि वो अपनी प्रेरणा देकर उस कार्य को संपन्न करवा रही है। तो जब हम किसी कार्य को करने की प्रेरणा किसी को देते हैं और वो कार्य संपन्न होता है, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया। छठी है समापिका एवं असमापिका क्रिया। समापिका क्रियाएं वे होती हैं जो वाक्य को समाप्त करती हैं, और ये प्राय वाक्य के अंत में आती हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, वे दौड़ते हैं, यानी कि कार्य चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक क्रिया जब आपने देखी तो वह दिल्ली गया, अब लौटेगा वो बात की बात है, लेकिन एक क्रिया यहाँ पर समाप्त हो गई। असमापिका क्रिया की वाक्य को समाप्त नहीं करती बल्कि अन्यंत प्रयुक्त होती है। जैसे चलती हुई गाड़ी से वह कूद पड़ा, तो गाड़ी भी चल रही थी और कूदने के बाद वह भी कार्य अगली क्रिया करेगा। तो जो क्रियाएं एक बार पूर्ण होने के बाद समाप्ति अगली क्रिया के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, उन्हें हम असमापिका क्रियाएं कहते हैं। पूर्वकालिक और तात्कालिक क्रिया, इस क्रिया का प्रयोग हम अक्सर देखते हैं। जैसे मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया की, उसमें कर शब्द लगा दिया, वह पढ़कर सो गया, तो वो पढ़ा और फिर सोया। तो जब सोना मुख्य क्रिया हो गई, इससे पहले उसने एक क्रिया की, पढ़ा वो, और उसमें कर लगा दिया उसने, तो ये हो गया पूर्वकालिक क्रिया। जब हम मुख्य क्रिया से पहले की क्रिया में कर लगा देते हैं, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वह खाना खाकर ऑफिस चला गया, तो उसने खाना खाकर पहले खाने की क्रिया की, फिर वो ऑफिस चला गया। चला यहाँ पर मुख्य क्रिया हो गई, और खाकर गया ये यहाँ पर मुख्य क्रिया से पहले की क्रिया में जब आपने कर लगा दिया तो वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। तात्कालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया में वह आते ही गिर गया, वह आते ही सो गया, मतलब दोनों क्रियाओं को करने में बिल्कुल भी गैप नहीं होता। उसने देखते ही भगा दिया और वह उसे देखते ही भाग गया, यानी कि जैसे ही उसने देखा और वैसे ही तुरंत दूसरी क्रिया शुरू हो गई। इसे हम कहते हैं तात्कालिक क्रिया। वह उसे शेर को देखते ही वह बेहोश हो गया, यानी कि जैसे ही उसने शेर को देखा और वो बेहोश हो गया, यानी कि देखना क्रिया के बाद तुरंत बेहोश होने की क्रिया संपन्न हो गई। इसे हम कहते हैं तात्कालिक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया होती है, जैसे साउंड्स होती हैं, हिनहिनाना, खटखटाना। जब आप एक ही क्रिया को बार बार करते रहते हो, उसे हम कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। अब आते हैं काल पर। काल आपका वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। काल अधिकतर क्रिया के पद परिचय में ही दिया जाता है, इसलिए आप काल को क्रिया में ही दीजिएगा ताकि आपको क्रिया के होने का समय पता लग सके। अब हम आते हैं लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लेकिन जो लोग दोनों में आते हैं उन्हें हम कहते हैं उभयलिंग। लड़का है तो पुल्लिंग और लड़की है तो स्त्रीलिंग। लेकिन जैसे मैंने कहा डॉक्टर आ गए, तो डॉक्टर स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी मंच पर आ चुके हैं, तो प्रधानमंत्री जी मंच पर आ चुकी हैं, या अध्यक्ष आ गए हैं, तो अध्यक्ष महिला भी हो सकती है, पुरुष भी। यानी कि जब पोस्ट के लिए किसी डेजिग्नेशन की जब आप बात करते हो तो वहाँ पर उभयलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप पुल्लिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग, कॉमन जेंडर को जो दोनों में यूज होते हैं उन्हें हम उभयलिंग कहते हैं।
और पुरुष के लिए पुल्लिंग और स्त्री के लिए स्त्रीलिंग। अब हम आते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहले तो क्रिया की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं, यानी कि कोई कार्य आपने संपन्न कर दिया और उस कार्य को करने के बाद आप 4 तरह से प्रश्न करते हैं। कैसे किया, कब किया, कहाँ किया और कितना किया। क्यों किया नहीं आएगा, यहाँ क्रिया के होने के बाद उसकी विशेषता बताई जा रही है। अच्छा, कैसे किया, किसी कार्य को करने का तरीका। वह धीरे धीरे आई, कैसे आई, धीरे धीरे आई। वह अचानक आई, अचानक आई, यानी कि क्रिया को करने का तरीका कैसे हुआ कि अचानक आई। हवा तेज चल रही है, कैसे चल रही है, तेज चल रही है। हवा के चलने की विशेषता हो गई कि वो तेज चल रही है। तो यहाँ चलना क्रिया की विशेषता है और वो कैसे कार्य हो रहा है उसे हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि जब आप किसी क्रिया को करने का तरीका या ढंग बताते हैं, वो होता है क्रिया विशेषण का भेद, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। किसी कार्य को करने का, क्रिया को करने का स्थान। कमला ऊपर बैठी है, आपने पूछा कहाँ बैठी है, ऊपर बैठी है, अंदर, बाहर, इधर, उधर, नीचे, ऊपर, भीतर, आसपास, घर में, स्टेशन पर, कुर्सी पर, मेज पर, यहाँ वहाँ, ये सब क्रिया को करने के स्थान हैं। तो आप कमला ऊपर बैठी है, कहाँ बैठी है, बैठने की क्रिया वो कहाँ कर रही है, ऊपर कर रही है। तो यहाँ बैठना क्रिया की विशेषता है कि क्रिया कहाँ हो रही है, ऊपर हो रही है, छत पर हो रही है, घर में हो रही है। तो ये कहाँ पर क्रिया हुई, घर के अंदर हुई, बाहर हुई, यहाँ हुई, वहाँ हुई। ये हो गया क्रिया के होने का स्थान। अब है कब हुई। क्रिया हुई और वो किस समय हुई। आजकल, कभी, प्रतिदिन, रोज, सुबह, अक्सर, रात को, 4 बजे, दिन में, हर साल, हर सप्ताह, यानी कि वह हर सप्ताह आता है। कब आता है, हर सप्ताह आता है। तो यहाँ आना क्रिया की विशेषता है कि वो कब आता है, हर सप्ताह आता है, यानी कि प्रत्येक सप्ताह आता है। क्रिया के होने का समय जहाँ बताया जाए वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आप कोई भी क्रिया करते हो तो उसमें बहुत, थोड़ा, ज्यादा, जितना, उतना, इतना, मैं इतना काम कर पाऊंगी। आप नहीं कहते कि मैं 5 किलो 10 किलो काम कर पाऊंगी, मैंने 10 किलो 5 किलो खाया, ये नहीं कहते। वो क्वांटिटी हो गई, मैंने 4 रोटी खाई। लेकिन यहाँ पे रोटी गिनती नहीं है, बल्कि खाने की क्वांटिटी है कि आपने इस क्रिया को करते हुए कैसा महसूस किया। जैसे मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ। तो यहाँ खाना क्रिया की विशेषता कि मैं उतना ही मोटा हो जाता हूँ। वह थोड़ा ही चल सकी, कितना चल सकी, थोड़ा ही चल सकी। वह बहुत दूध पीता है, कितना दूध पीता है, बहुत पीता है। यानी कि पीना क्रिया की विशेषता कि इस क्रिया को करते समय वो बहुत परिमाण के साथ क्रिया की विशेषता बता रहा है। मैं तो थक गई, मैं बहुत थक गई। तो यहाँ थकना क्रिया की विशेषता कि मैं बहुत थक गई। अच्छा, क्रिया विशेषण में हम हमेशा अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हैं। अव्यय क्या होता है, जो लिंग और वचन के अनुसार कभी भी परिवर्तित नहीं होते। जैसे हवा तेज चल रही है, पंखा तेज चल रहा है, लड़की तेज चल रही है, पक्षी तेज उड़ते हैं, बच्चे तेज दौड़ते हैं, खिलाड़ी तेज भागते हैं। यहाँ पर एक वचन, बहुवचन, पुरुष, स्त्री, बहुत सारे लोग लिंग और वचन बदल रहे हैं, लेकिन क्रिया का शब्द एक ही है, तेज। यानी कि वे शब्द जो लिंग और वचन के अनुसार कभी बदलते नहीं हैं, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अब है समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द वही होते हैं जो 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं। यानी कि जैसे कोई एक सेंटेंस है, उसके 2 पार्ट हैं। जब हम पूरे वाक्य को गिनेंगे तो वो वाक्य है, लेकिन जब हमने उसी वाक्य के एक भाग को गिना तो वो उपवाक्य हो गया, एक उपवाक्य। और अगर दूसरे भाग को गिना तो दूसरा उपवाक्य। तो 2 उपवाक्य मिलकर एक वाक्य को बनाते हैं। और उन वाक्यों को बनाते समय जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। एक आसान तरीका आपको बताती हूँ कि समुच्चय बोधक शब्द के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण जैसे जो वाक्य में जब आप संयुक्त कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ते हो तो संयुक्त वाक्य में जो भी समुच्चय बोधक शब्द आते हैं वो समानाधिकरण ही होते हैं। समान अधिकरण, समान वैल्यू वाले, समान अधिकार वाले, यानी कि संयुक्त वाक्य को जब हम जोड़ते हैं तो वो दोनों ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और समान अधिकार वाले होते हैं। आप पहचान के लिए अगर समुच्चय बोधक शब्द परीक्षा में आते हैं तो आप पहले वाक्य का प्रकार देखिएगा, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। अगर वो संयुक्त वाक्य है तो समुच्चय बोधक शब्द का प्रकार समानाधिकरण होगा, और यदि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मिश्र वाक्य है, तो वहाँ पर उस समुच्चय बोधक शब्द का जो भेद है वो होगा व्यधिकरण और अव्यय शब्द, क्योंकि सबके साथ उन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है, वो लिंग वचन के अनुसार कभी बदलते नहीं है। अब है विस्मयादि बोधक शब्द। जैसे
दिमाग क्या गया, वाह तुमने तो बड़ा कमाल कर दिया। तो यहाँ वाह शब्द पद परिचय में अगर अंडरलाइन होता है तो विस्मयादि बोधक शब्दों के 9 प्रकार होते हैं। जब विस्मय प्रकट करते हो, आश्चर्य, हर्ष, उल्लास, शोक, पीड़ा, दुख, और किसी का तिरस्कार करना, घृणा करना, प्रशंसा करना, चेतावनी देना, बच्चों सावधान, होशियार, अरे हटो, खबरदार, और सहमति, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, अच्छा तो आप ये कह रहे हैं, तो यहाँ पर सहमति सूचक हो गया, अच्छा, विशेषण नहीं हो गया। संबोधन करना किसी को, अरे सुनो, अजी, हे, संवेदना, किसी को सिंपैथी जताना, यानी कि आप लिखोगे विस्मयादि बोधक शब्द और वो कौन सा प्रकार हो गया, शोक है, हर्ष है, घृणा है, प्रशंसा है, संबोधन है, संवेदना है, चेतावनी है और तिरस्कार है। अगर इनमें से कोई आता है आप इनका भेद लिखेंगे और अव्यय शब्द लिखेंगे, क्योंकि सभी के साथ इनका सेम प्रयोग होता है। अब हम आते हैं कि किस पद परिचय में हम क्या क्या लिखेंगे। अगर मान लीजिए संज्ञा आता है, राम बहुत सुंदर है, तो राम अंडरलाइन अगर होता है तो राम का पहले संज्ञा हो गई हमारी वो। अब संज्ञा का भेद कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और फिर उसमें कारक, सुंदर होने का कार्य कौन कर रहा है, राम, राम हमारा कर्ता है, यानी कि कर्ता कारक, और लिंग राम का क्या हो गया, पुल्लिंग, और वचन एक वचन। आप इसमें वाच्य भी दे सकते हैं। पद परिचय में आपको 4 यानी कि क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक को छोड़कर बाकी सब में 4 पद परिचय देने होते हैं। 0.25, 0.25, 0.25 और 0.25 मिलके आपका 1 अंक बनता है। क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक में केवल 2 ही परिचय सफिशिएंट रहते हैं, आपको उसमें आधे अंक के अनुसार 1 अंक मिल जाता है। अच्छा, आप ये नोट डाउन करिएगा कि संज्ञा का जब पद परिचय हम बताते हैं तो सबसे पहले संज्ञा का भेद, फिर कारक, फिर लिंग, वचन और वाच्य। अगर आप कोई भी चीज में भूल जाए तो वाच्य आप लिख दीजिएगा, कर्तवाच्य इसमें आएगा, कर्तरीवाच्य। सर्वनाम का बिल्कुल ऐसे ही, सर्वनाम के 6 भेदों में से एक भेद का नाम, फिर वो कारक उसका लिखेंगे। कारक होते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से करण से द्वारा संबोधन, रारी रे काकी के संबोधन। यहाँ पर कर्ता कारक में हमेशा ने पर सर्ग आता है और ने के बिना भी आता है। कर्म में हमेशा हम को लगाते हैं, को से किसको, उसको, तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। करण और अपादान में फर्क है। करण में किसी कार्य को करने के लिए किस चीज की हेल्प ली गई है, जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, तो यहाँ वो कार्य कर रहा है हाथ से। वह साइकिल से घर गया तो किसके द्वारा गया, यहाँ पर करण कारक होगा। लेकिन अगर वह साइकिल से उतर गया तो वो साइकिल से अलग हो रहा है, यहाँ अपादान कारक होगा। जब किसी कार्य को करते हैं तो से और द्वारा लगते हैं, वहाँ जुड़ाव होता है, उस क्रिया को करने का साधन मिलता है वहाँ पर। और अपादान में हम मूल स्थान से अलग हो जाते हैं। संप्रदान में के लिए लगाते हैं और अधिकरण में और पर, किसी क्रिया को करने का स्थान में और पर का प्रयोग करते हैं। संबोधन में संबंध में काकी के, रारी रे तुम्हारी, मेरा, मेरी, ये आपकी, और संबोधन में हे, संबोधन जब आप किसी को बुलाते हो तो कारक आपके ये हो गए। इनमें से आप कारक का भेद लिखेंगे। लिंग हमारा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। वे चले गए तो वे में आप पुल्लिंग भी लिख सकते हो और उभयलिंग भी लिख सकते हो, क्योंकि वे लोग चले गए तो वे लोग में स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं। वचन एक वचन बहुवचन है, आप इसमें वाच्य भी दे सकते हैं। अब हम आते हैं विशेषण में। जब विशेषण का पद परिचय आप करते हैं तो विशेषण का सबसे पहले 4 भेदों में से एक भेद का नाम लिखेंगे आप। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। और वो जिस विशेष संज्ञा की विशेषता बता रहा है वो हमारा कहलाता है विशेष्य। यहीं पर आप विशेषण के भेद के बाद विशेष्य लिखेंगे और फिर उसका विशेष्य का लिंग और वचन बता देंगे। वह सुंदर लड़का है तो सुंदर यहाँ विशेषण हो गया गुणवाचक, लड़का विशेष्य हो गया, लड़का पुल्लिंग है और एक वचन है। अच्छा, वह बहुत सुंदर लड़का है, अगर बहुत शब्द अंडरलाइन आता है तो ये प्रविशेषण होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए, यानी कि सुंदर है कितना, बहुत सुंदर, तो ये इस सुंदर की भी विशेषता बता रहा है, इसे हम कहते हैं प्रविशेषण होता है। अगला है क्रिया। अधिकतर कर्म के आधार पर क्रिया आती है, फिर भी आप रचना के आधार पर पढ़ जरूर लीजिएगा। कर्म के आधार पर क्रिया का भेद आप लिखोगे अकर्मक या सकर्मक। अगर सकर्मक है तो एक कर्मक और द्विकर्मक लिखेंगे। एक ऑब्जेक्ट है तो एक कर्मक, दो है ऑब्जेक्ट तो द्विकर्मक। फिर है इसमें आप क्रिया का काल बताएंगे, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, और फिर क्रिया का लिंग, वह खा रही है, वह खा रहा है, तो खा रही है कर्ता के आधार पर क्रिया का आप निर्धारण करेंगे, लिंग और वचन आप बताएंगे। अच्छा, जिस क्रिया को आप बता रहे हो उसकी मूल धातु, पढ़ना का पढ़, लिखना का लिख, सोना का सो, जाना का जा, आना का आ, यानी कि जिन मुख्य धातुओं से क्रिया का रूप बनता है उसे हम धातु रूप कहते हैं। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, आपको 4 की आवश्यकता है, आप इसमें लिंग
क्रिया का भेद लिंग, वचन, कारक और धातु भी लिख सकते हैं। ऐसे ही क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण में आपको सिर्फ दो पद परिचय लिखने हैं। पहले तो आप क्रिया विशेषण के चारों भेदों में क्रिया कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई और कितनी हुई, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, ये भेद आपने लिख दिया। अच्छा, हम अव्यय शब्द भी लिख सकते हैं और वो किस क्रिया की विशेषता बता रहा है। वह जल्दी आ गया तो कब आ गया, कैसे आ गया, जल्दी आ गया। और आना क्रिया की विशेषता है, वह धीरे धीरे चल रहा है। तो चलना क्रिया की विशेषता है कि वो धीरे धीरे चल रहा है, यानी कि हम जिस क्रिया की विशेषता बताते हैं उस क्रिया को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है समुच्चय बोधक शब्द। इसमें आप समानाधिकरण या व्याधिकरण, संयुक्त वाक्य है तो समानाधिकरण, और अगर मिश्र वाक्य है तो व्याधिकरण और अव्यय शब्द। आप इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण ये आपके मुख्य शब्द हो गए, यानी कि मुख्य आपके पद परिचय का साधन हो गया। और लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य ये असिस्ट करते हैं इनको, यानी कि सबसे पहले आप संज्ञा छाटेंगे, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक शब्द के भेद छाटेंगे, ये मेन हो गया। अब इनको असिस्ट क्या करता है कि कारक व्यक्ति के बाद ही बताएंगे आप, फिर उसका जेंडर बताएंगे, फिर उसके लिंग और वचन को आप बताएंगे, यानी कि मेन हो गए आपके ये 6। अब 6 को जब आपने छांट लिया, फिर आपको उनके लिंग, वचन, कारक, वाच्य, काल इन सबको आप असिस्ट करते हुए उसका पद परिचय देंगे। तो इस तरह से आपका पद परिचय यहाँ पर। हाँ, एक चीज और आपको समझा देती हूँ। जैसे जब हम कारक का निर्धारण करते हैं तो कई जगह कर्म कारक और संप्रदान कारक में हम लिखते तो कर्म कारक की तरह है, लेकिन वो होता संप्रदान कारक की तरह है। ये कुछ विशेष जानकारी है जो मैं आपको अलग से हटके समझाने के लिए दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई वाक्य दिया कि गरीबों को कंबल दे दो, तो यहाँ पर जैसे गरीबों को कंबल दे दो, तो यहाँ जैसे गरीबों के लिए कंबल रख दो, तो भोजन गरीबों को बांट दो। तो यहाँ पर हमने को का प्रयोग तो किया है, लेकिन वो भोजन किसी और के लिए नहीं था, गरीबों के लिए ही था, इसलिए उनको ही दिया गया कि गरीबों को भोजन और वस्त्र दे दो। तो ये जो भोजन है, आपने कर्म का कारक को प्रयोग किया, गरीबों को भोजन दे दो, को पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन वो जो वस्त्र और भोजन थे वो गरीबों के लिए ही थे, इसीलिए उनको दिए गए। जैसे आप लाइब्रेरी जाते हो तो आप कहते हो यहाँ तो पढ़ने के लिए कोई मन की किताब है ही नहीं, लेकिन आप क्या वाक्य बोलते हैं, पढ़ने को कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पढ़ने के लिए ना, पढ़ने के लिए के स्थान पर आपने क्या बोला, पढ़ने को, यानी कि जब हम संप्रदान कारक के लिए शब्द का लोप कर दें और उसकी जगह को जोड़ दें, तो वहाँ पर को लगने से वहाँ कारक कर्म कारक नहीं होगा बल्कि संप्रदान कारक होगा। जैसे यहाँ पढ़ने को पुस्तकें नहीं मिलती, तो आपने को शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वो पढ़ने के लिए ही तो पुस्तकें नहीं मिलती, तो यहाँ पर कारक आपका संप्रदान कारक होगा। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और एक चीज आपको बता दूं, जब आप जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करेंगे, देखिए जैसे सूरदास कवि का नाम भी था, और सूरदास अंधे व्यक्तियों को भी हम कहते हैं, तो मुझ अभागे सूरदास की मदद करो। तो यहाँ जो कवि सूरदास है उनकी बात नहीं की जा रही है, सूरदास के जैसे अंधे व्यक्तियों की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो रहा है। वह तो विभीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे गया। अब यहाँ विभीषण चूंकि रावण का भाई था और रावण के नाभि में अमृत था, इसकी सूचना उन्होंने राम को दी, इसीलिए रावण का वध किया गया। अगर ये सूचना वो नहीं देता तो यहाँ घर से दगाबाजी, यानी कि घर के रहस्यों को किसी और को पहुंचाने का गुण दिख रहा है। तो यहाँ विभीषण नहीं आ रही, बल्कि उन लोगों की ओर संकेत किया गया है जो विभीषण जैसे कार्य करते हैं। तो यहाँ विभीषण जातिवाचक के रूप में होगा, ना कि व्यक्तिवाचक के रूप में। ऐसे ही अच्छा, कुछ ऐसे जातिवाचक शब्द हैं जिनका हम व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे नेताजी ने इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, तो यहाँ नेताजी तो कोई भी नेताजी हो सकते हैं, लेकिन हम जो नेताजी पहचान है वो हम सुभाष चंद्र बोस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जातिवाचक संज्ञा को हमने व्यक्तिवाचक के रूप में स्वीकार किया। पंडित नेहरू, पंडित जी को कौन नहीं जानता। तो यहाँ वेद पाठी ब्राह्मण की बात नहीं की जा रही है, यहाँ नेहरू पंडित की बात की जा रही है। ऐसे ही महात्मा जी ने हमें आजादी दिलाई, तो महात्मा, कोई भी महात्मा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ महात्मा जी ने आजादी दिलाई, यहाँ महात्मा गांधी के लिए प्रयोग हो रहा है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा का
व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही भारत में सरदार के कामों को कौन नहीं जानता, तो यह सरदार जाति की बात नहीं है बल्कि सरदार पटेल की बात है। तो यहाँ ये जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग की गई है। इस बात पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे भाववाचक संज्ञा को भी हम जातिवाचक के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। किसी में कितनी बुराइयां हो सकती है मैं सोच नहीं सकता, यानी कि कितनी बुराइयां उस व्यक्ति के अंदर है, उस व्यक्ति की बात, यानी कि उसकी बुराइयों के क्वांटिटी से हम उस व्यक्ति का निर्धारण कर रहे हैं। तो यहाँ भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में हो रहा है कि कितने लोगों में कितने प्रकार की बुराइयां होती हैं। अब तो दूरियां भी नजदीकियां बन गई हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे के जो बीच की जो दूरियां थी वो नजदीकियां में बन गई हैं। यानी कि दूरियां और नजदीकियां भाववाचक संज्ञा है, लेकिन हम उसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार ना जाएंगी, ईश्वर हमारी जरूर पुकार सुनेगा। तो यहाँ प्रार्थनाएं भाववाचक संज्ञा है, लेकिन हम इसका प्रयोग जातिवाचक के रूप में, यानी कि जितने लोगों की प्रार्थनाएं हैं उनकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। उम्मीद है पद परिचय से संबंधित विशेष जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। हालांकि बहुत कठिन पाठ है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपकी सहायता कर सकूं और आपको पद परिचय में अच्छे अंक प्राप्त हो। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।